वेलकम टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सिद्धानी और इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे से के बाजार नियम की। से का बाजार नियम समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो संतुलन होता है, यानी कि जब बाजार का जो संतुलन होता है या इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो, वो उस बिंदु पर होता है जहां पर मांग और पूर्ति दोनों शक्तियां एक दूसरे को प्रतिषेध करती है। यानी कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम उस पर्टिकुलर लेवल पर आएगा जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो यहां पर होता है इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम, यानी कि बाजार का संतुलन या अर्थव्यवस्था का संतुलन। ठीक है, अगर आप व्यष्टि स्तर पर देखोगे तो बाजार मांग और बाजार पूर्ति जहां एक दूसरे को प्रतिषेध करती है वहां बाजार संतुलन होता है। और अगर हम इसी को समष्टि स्तर पर देखें तो जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे को प्रतिषेध करती है वहां पर होता है अर्थव्यवस्था का संतुलन। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी भी वस्तु की जो सप्लाई होती है वो डिमांड पर डिपेंडेबल होती है। यानी कि जब आप उसकी मांग करते हो किसी भी वस्तु की, चाहे कोई खाने पीने की चीज होगी, चाहे कोई कपड़ा हो गया या हमारी जो स्टेशनरी आइटम हो गए या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, जब आप उसकी डिमांड करोगे तभी तो उसकी सप्लाई होगी। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जेबी सेन ने क्या कहा कि जो पूर्ति होती है वो अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। यानी कि जब सप्लाई होती है किसी भी कमोडिटी की तो वो जो सप्लाई होती है वो कमोडिटी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है। ठीक है, अब ये कैसे है तो इसी से रिलेटेड हम कंसेप्ट को आगे समझेंगे। अब हम समझेंगे कि से का बाजार नियम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि से जो जेबी से है उनका पूरा नाम जेबी से था और उनकी जो बुक थी वो 1803 में प्रकाशित हुई थी, जो बुक का नाम था अ ट्रेटिस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। और उस बुक में उन्होंने क्या बताया कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, यानी कि द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब ये कैसे होता है तो पहले तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जेबी से ने 1803 में अपनी पुस्तक में बाजार से संबंधित एक संक्षिप्त नियम दिया। जो जेबी से थे तो से ने अपनी जो बुक थी जो 1803 में प्रकाशित हुई थी उस प्रकाशित पुस्तक में उन्होंने क्या कहा, एक संक्षिप्त नियम दिया बाजार का, जिसमें उन्होंने बताया कि बाजार में पूर्ति घटती या बढ़ती है तो उसी अनुपात में उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति और मांग भी घटती बढ़ती है। यानी कि जब मार्केट में किसी कमोडिटी की सप्लाई को जब आप इंक्रीज करते हो या जब सप्लाई को डिक्रीज करते हो तो सेम प्रपोर्शन में, यानी कि जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी उसी अनुपात में उत्पादन के साधनों की जो क्रय शक्ति है या जो मांग है वो भी घटती बढ़ती रहती है। यानी साधनों की क्रय शक्ति यहाँ लिखा हुआ है कि तो उसी अनुपात में ही उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति और मांग भी घटती बढ़ती है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, अर्थात दीर्घकाल में मांग और पूर्ति सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं क्योंकि ये तो पैराग्राफ हो गया जो हमें एग्जाम में लिखना है, लेकिन कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी किसी कमोडिटी का मार्केट में जब आप सप्लाई करते हो तो सप्लाई करने से पहले आप उस कमोडिटी को क्या करोगे, क्रिएट करोगे, है ना। मान लो मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी में मैं किसी वस्तु का निर्माण कर रहा हूं, तो जब मैं वस्तु का निर्माण करूंगा, जब मैं उसका उत्पादन करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, तो मुझे 5 साधनों की आवश्यकता होगी, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और साहसी। अब जब मैंने उत्पादन किया, उत्पादन करते टाइम मैंने क्या किया, उन 5 साधनों को अपना अपना प्रतिफल दिया। भाई पूरे देश में जितने भी लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं वो इन 5 साधनों में ही इन्वॉल्व है, मतलब इन 5 साधनों में ही आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। कोई पूंजीपति है, कोई भूमिपति है, कोई श्रमिक है, कोई प्रबंधक है, कोई साहसी है। यानी कि जिस भी वस्तु का उत्पादन होता है तो उत्पादन के दौरान इन्हीं 5 साधनों को अपना अपना प्रतिफल मिल जाता है। अब प्रतिफल मिलने के बाद होगा क्या, इनको मिलेगी आय, यानी इनको अपना अपना प्रतिफल मिलेगा। यानी पूंजीपति को क्या मिला, ब्याज, तो ब्याज उसके लिए आय होगी। भूमिपति को क्या मिला, लगान, तो लगान उसके लिए आय होगी। श्रमिक को क्या मिलेगी, मजदूरी या वेतन, तो वो उसके लिए आय होगी। ऐसे ही साहसी को मिलेगा लाभ, तो ये उसके लिए आय होगी। तो यानी कि जब भी किसी वस्तु का उत्पादन हुआ तो उत्पादन कन्वर्ट होता है आय में, आय से बनती है क्रय शक्ति। यहां पर एक शब्द आया है क्रय शक्ति। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि क्रय शक्ति क्या होती है। क्रय शक्ति जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परचेसिंग पावर। जैसे मान लो कि मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, उस 100 रुपए के नोट से मैं कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता हूं, वही मेरी क्रय शक्ति है। आज मेरे पास 100 रुपए है तो मेरे पास 100 रुपए में मैं जितनी वस्तुओं सेवाओं को खरीद सकता हूं वो मेरी क्रय शक्ति है। मान लो कल मेरे पास 500 रुपए हो जाते हैं तो उन 500 रुपए से मैं ज्यादा वस्तुओं सेवाओं को खरीद सकता हूं तो मेरी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास 2000 रुपए हो जाते हैं तो मेरी क्रय शक्ति और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन हुआ तो जैसे ही उत्पादन हुआ वो उत्पादन किस में कन्वर्ट हो गया, आय में।
अब ये जो पांचों साधन है ये आय का करेंगे क्या, व्यय ही करेंगे ना, खर्चा ही करेंगे ना। तो उन्हीं क्रय शक्ति जो उनके पास जो क्रय शक्ति जनरेट हुई है, उसी पांचों साधनों के पास जो क्रय शक्ति है, उसी से वो क्या करेंगे, उन्हीं आय से वो वस्तुओं सेवाओं पर वापस से व्यय करेंगे। यानी कि एक तरफ जहां उत्पादन हुआ, उत्पादन से इनको मिली आय, और आय यानी कि उनके पास अब पैसा है, तो वो पैसे से क्या करेंगे, मांग करेंगे। उत्पादन से क्या हो रहा है, पूर्ति, और उत्पादन के बाद मिला आय, और आय के बाद वो लोग क्या करेंगे, खर्चा, खर्चा यानी कि मांग। तो पूर्ति ने मांग का निर्माण किया, पूर्ति ने मांग का निर्माण किया, यानी पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। यानी डिमांड से सप्लाई को यहां पर रिलेट नहीं किया, यहां पर सप्लाई को डिमांड से रिलेट किया। यानी कि जैसे ही सप्लाई होगी मार्केट में किसी कमोडिटी की, वो ऑटोमेटिकली अपनी डिमांड को क्या करेगी, क्रिएट करेगी। ठीक है, और उसी तरह से इसमें आगे दे रखा है से के शब्दों में कि उत्पादन ही वस्तुओं के लिए मार्केट पैदा करती है। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं ना, तो वही क्या होता है, वही उत्पादन, वही प्रोडक्शन आगे कमोडिटीज के लिए मार्केट क्रिएट करता है। भाई आज सिंपल सी मैं शब्दों में मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लो कि मैं कोचिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं मेरी सेवाओं का क्या कर रहा हूं, सृजन कर रहा हूं। अब मेरे सृजन से हो क्या है, मैं तो उत्पादन कर रहा हूं, मैं तो पूर्ति कर रहा हूं, लेकिन पूर्ति से मुझे बाद में क्या मिलेगी, जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने से मुझे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फीस मिलेगी, यानी पैसा मिलेगा। उस पैसे को मैं खर्चा करूंगा अन्य वस्तुओं सेवाओं पे। यानी कि एक तरफ जब मैंने उत्पादन किया, पूर्ति की, उसी पूर्ति से मैंने क्या किया, दूसरी वस्तु यानी जो अन्य वस्तुएं जो मुझे खरीदनी है उनके लिए मार्केट बन गया। क्योंकि जैसे ही मैं उत्पादन करके पूर्ति करूंगा मेरी सेवाओं की, तो मुझे पैसा मिलेगा, और उसी पैसे को मैं खर्चा करूंगा दूसरी वस्तुओं पे। तो मेरी पूर्ति से किसका निर्माण हुआ, मांग का निर्माण हुआ, है ना। तो उत्पादन ही वस्तुओं सेवाओं के लिए मार्केट पैदा करता है। जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे मान लो कि मैंने इस मार्कर का उत्पादन किया, ठीक है, उसी क्षण वह अपने मूल्य की पूरी मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए मार्केट पैदा कर देती है। वैसे सीधी सी बात है, मान लो मेरी कंपनी ने ये मार्कर का निर्माण किया, अब पांचों साधनों ने मिलकर इस मार्कर का निर्माण किया, तो इन पांचों साधनों को प्रतिफल मिलेगा, यानी कि पैसा मिलेगा। अब पैसा को ये क्या करेंगे, दूसरी वस्तुओं से और खर्च करेंगे घर जाकर, ठीक है। तो यानी इस मार्कर के निर्माण की वजह से क्या हो गया, इस मार्कर के निर्माण की वजह से दूसरी वस्तुओं के लिए क्या होगी, मांग उत्पन्न होगी। तो पूर्ति ने मांग का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। यही है से का नियम, यही है से का बाजार नियम, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने एक लाइन में इसको परिभाषित और किया है कि दूसरी वस्तु की पूर्ति जितनी एक वस्तु की मांग के अनुकूल होती है उतना और कुछ नहीं। यानी किसी भी वस्तु की पूर्ति क्या होती है, जितना आप उसकी पूर्ति बढ़ाओगे उतना ही अन्य वस्तुओं की क्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। यानी मांग और पूर्ति क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे, दीर्घकाल के अंदर अपने आप ही ये इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम की लेवल पर आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे से के नियम की मान्यता और उनके आलोचनाओं की। तो से के नियम की सबसे पहली मान्यता है बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो आप सबको पता होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर से ने भी यही माना है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। यानी जो से का नियम है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, वह तभी होगा जब बाजार में असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता पाए जाएंगे, जिससे वस्तु की पूर्ति और मांग पूर्ण रूप से हो सके। दूसरी मान्यता यह है कि बाजार का आकार विस्तृत होना चाहिए। यानी से का नियम तभी लागू होगा जब बाजार का आकार विस्तृत होगा, संकुचित नहीं होगा। से के नियम की दूसरी मान्यता थी। तीसरी मान्यता है साधनों का पूर्ण प्रयोग, यानी कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनका पूर्ण प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई संसाधन है जिसका प्रयोग ही नहीं हो रहा। तो हमको यह मानकर चलना है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है। चौथी मान्यता यहां पर इन्होंने दी है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। से ने यह कहा कि जो पूर्ति होती है वो मांग का निर्माण स्वयं करती है। यानी जितनी पूर्ति होगी उतनी ही क्रय शक्ति का निर्माण होगा और उसी क्रय शक्ति से मांग का निर्माण होगा। यानी कि जितनी पूर्ति होगी उतनी ही मांग का निर्माण होगा। यानी यहाँ सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। निजी व्यक्ति ही क्या कर रहे हैं, वस्तु सेवाओं का उत्पादन करके उनकी पूर्ति कर रहे हैं और वहीं से निजी व्यक्ति अपनी मांग का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं पूर्ति के थ्रू। यानी सरकार का यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है। पांचवी यहां पर मान्यता इन्होंने दी है संचय का अभाव। संचय यानी कि सेविंग्स। यहां पर से ने यह कहा है कि यहां पर सेविंग नहीं होती है। यानी कि से का जो नियम है उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि जितनी वस्तु की पूर्ति होती है तो पूर्ति के बाद जितना आपने पैसा कमाया उस पैसे का सारे पैसे का प्रयोग आप अपने खर्च में यानी वस्तु सेवाओं के ऊपर खर्चा कर रहे हो, यानी मांग कर रहे हो, बचत नहीं कर रहे। यानी कि यहाँ पर संचय का अभाव माना गया है, ठीक है।
मतलब ये नियम तभी लागू होगा जब वहां पर संचय नहीं होगा। अगला है, यह नियम दीर्घकाल में लागू होता है, क्योंकि अल्पकाल में पॉसिबिलिटी है कि आप जितनी वस्तुओं का उत्पादन करें तो उससे पूरी तरीके से मांग क्रिएट ना हो, क्योंकि वस्तु का उत्पादन होगा, उत्पादन होने के बाद आय का सृजन होगा, पांचों साधनों में आय बटेगी, फिर उन पांचों साधनों को जो आय मिली है वो धीरे धीरे उस आय को खर्च करेंगे, तो इसमें समय लगेगा। तो ये नियम से का जो बाजार नियम है तभी लागू होगा जब हमारे पास समयावधि बड़ी होगी, यानी ये नियम दीर्घकाल में लागू होगा, अल्पकाल में नहीं होगा। अगला इन्होंने कहा है, उत्पादन उपभोक्ता की पसंद के आधार पर किया जाना चाहिए, इसलिए समस्त उत्पादन अवश्य ही खरीद लिया जाता है। यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी कमोडिटी का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो। यानी सरकार अपनी तरफ से, पहली बात तो है सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ सरकारी हस्तक्षेप है नहीं। यानी कि जो निजी व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं वो उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार, उपभोक्ता की पसंद के अनुसार कर रहे हैं। और अंतिम मान्यता यहाँ पर यह है कि अधिक उत्पादन संभव नहीं, यानी सेबी ये कहा कि जितना आप उत्पादन करोगे किसी वस्तु का, उतनी ही क्रय शक्ति का निर्माण होगा और उतनी ही मांग क्रिएट होगी, मतलब खर्चा हो जाएगा। यानी जितना आप प्रोडक्शन करोगे आगे जाकर दीर्घकाल में वो सारा का सारा उत्पादन खत्म, यानी बिक जाएगा, यानी अत्यधिक उत्पादन की समस्या ही नहीं रहेगी। ये थी से के नियम की कुछ मान्यताएं। लेकिन मान्यताओं के अभाव में जो अर्थशास्त्री होते हैं वो उनकी आलोचनाएं भी करते हैं, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर मान्यता को हम रियल लाइफ में यानी दैनिक जीवन में हम उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहली आलोचना थी, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा नहीं करती है। पहली आलोचना में किसने ये बताया है कि से के अनुसार जितना हम पूर्ति करते हैं, जितना हम वस्तु सेवाओं को उत्पादन करते हैं, उतना का उतना बिक जाता है। लेकिन किसने यह बताया कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितना भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, पूर्ति करते हैं, उतना जरूरी नहीं है कि मार्केट में सारा का सारा प्रोडक्ट बिक जाए, यानी कि पूर्ति मांग के बराबर नहीं होती है। तो इन्होंने कहा कि जो पूर्ति होती है वो मांग का निर्माण स्वयं नहीं कर सकती है। दूसरी आलोचना यह थी कि अर्थव्यवस्था में संचय विद्यमान होता है, ऑब्वियसली, जैसे कि से ने यहां कहा कि संचय का अभाव होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। आज आप, मैं, हम सब सेविंग्स तो करते ही हैं। आप लोग जितना पैसा कमाओगे उस पूरे पैसे को खर्च कभी नहीं करोगे, आप अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज के लिए कुछ पैसा सेविंग्स करके रखोगे, यानी कि संचय विद्यमान होता है अर्थव्यवस्था में, लेकिन से के नियम के अनुसार वो नहीं होता। तो ये इसकी दूसरी आलोचना थी। तीसरी आलोचना है कि अत्यधिक उत्पादन संभव है, ऑब्वियसली, जैसे कि इन्होंने पहली आलोचना में बताया कि आप जितना प्रोडक्शन करते हो, जितनी सप्लाई करते हो, उतना का उतना कमोडिटी का डिमांड नहीं होती है मार्केट में। कुछ प्रोडक्शन जो होता है, कुछ क्वांटिटी जो होती है वो मार्केट में अवेलेबल होती है जो नहीं बिक पाती है, यानी इसको हम एक्सेस प्रोडक्शन, अत्यधिक उत्पादन कहते हैं। तो यानी कि अधिक उत्पादन संभव है। ठीक है, चौथी जो इसकी आलोचना थी वो ये थी, सरकारी हस्तक्षेप होता है। देखो, हमने तीन तरह की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पहले पढ़ रखा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अगर हम यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक तरफ कर दें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार का एक भूमिका, सरकार की भूमिका होती है। ठीक है, तो यह भी इस नियम की आलोचना है। पांचवी है, मुद्रा तटस्थ नहीं। से के जो बाजार नियम है, से का जो बाजार नियम है, उसमें उन्होंने बताया था कि मुद्रा का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। मुद्रा सिर्फ उतना ही है कि आप इससे वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय कर रहे हो, यह वस्तुओं के उत्पादन और मांग पर प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन रियल लाइफ में प्रोडक्शन पर और उसकी डिमांड पर, सप्लाई पर मनी का ही कंट्रोल होता है। आज मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि करने से सारे प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी कि मुद्रा रियल लाइफ में तटस्थ, यानी कि एक तरीके से उसका रोल होता है, ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं होती है। अगर मनी की सप्लाई में चेंजेस आएंगे तो प्रोडक्शन लेवल में भी चेंजेस आएंगे, जिससे आपकी डिमांड सप्लाई दोनों इफेक्ट होगी। उसके बाद आता है, मांग स्वयं पूर्ति को पैदा करती है। से का बाजार नियम क्या था कि पूर्ति मांग का निर्माण स्वयं करती है, लेकिन किसने ये कहा कि पूर्ति नहीं, मांग जो होती है वो पूर्ति का निर्माण करती है। जैसे कि हम सबको पता है कि अधिक मांग की होने की वजह से मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन यानी महंगाई की स्थिति आ जाती है, और न्यून मांग होने की वजह से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारा प्रोडक्शन लेवल गिरने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड होती है उसकी पावर कहीं ना कहीं ज्यादा है सप्लाई से, यानी कि मांग स्वयं पूर्ति को पैदा करती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।